हेलो दोस्तों, मैं तरन्नुम नाज आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल आरजे क्लासेस 2.0 पर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देख लिया था समास के 3 प्रकार पहले देख लिए थे। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। तो समास के जो 3 बाकी बचे थे प्रकार वो हम आज देख लेते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे द्विगु समास और द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो आइए देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास का मतलब क्या होता है? जिस शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो। ठीक है, जिस शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो, उसका दूसरा पद संज्ञा हो और साथ में समूह बनाता हो। ठीक है, पहला पद संज्ञावाचक हो, दूसरा पद संज्ञा हो। संज्ञा इसका हमने देख लिया था पिछली वीडियो में कि तत्पुरुष समास के ही ये 2 भाग हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है, वैसे ही द्विगु समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसका दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है और साथ में समूह भी बनाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका पहला पद संज्ञावाचक होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है और प्रधान होता है, साथ में समूह भी बनाता है। तो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि चौराहा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? चौ प्लस राह यानी कि 4 राहों का समूह। ठीक है, चौराहा को अगर हम अलग अलग करके देखेंगे तो ये हमारे सामने निकल कर क्या आएगा कि 4 राहों का समूह। तो जैसे कि चौराहा हो गया 4 राहों का समूह। ठीक है, दोपहर हो गया 2 पहरों का समूह। ठीक है, तिरंगा हो गया 3 रंगों का समूह। इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण इसमें मिल जाएंगे हमको जो द्विगु समास के अंतर्गत होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया द्विगु समास। तो आइए अब हम देखते हैं अगला अपना द्वंद्व समास। द्विगु समास में बस इतना ही है, इसके उदाहरण भी देख सकते हैं बहुत सारे। अब हम अपना देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का मतलब क्या है? जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि ये पहला वाला शब्द भी और दूसरा शब्द भी। ठीक है, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं और ये एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं। ज़्यादातर हमको अपोजिट यानी कि विलोम, एक दूसरे के विलोम होते हैं। ये दोनों पद ज़्यादातर हमको एक दूसरे के विलोम मिल जाते हैं। ठीक है, इसका पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे कि हमने देख लिया माता पिता, और इसमें यह देखेंगे कि इनके बीच में योजक चिन्ह मिलेगा और इनका जब हम विग्रह करेंगे तो इनके विग्रह में हमको और या इनका लोभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर देखा कि द्वंद्व समास में दोनों पद जिसके प्रधान होते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो होता है हमारा द्वंद्व समास। और इनका विग्रह करने पर हमको और या का लोभ मिलता है। ठीक है, और इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। और इसके बीच में योजक चिन्ह भी मिलेगा, इसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, जैसे माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, ऊंचा नीचा हो गया, छोटा बड़ा हो गया, मतलब इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण इसमें देख लेंगे। तो आइए देखते हैं द्वंद्व समास के कुछ भेद भी हैं, इनको देख लेते हैं एक एक करके। यहाँ पर देखेंगे हम द्वंद्व समास, उसके भेद या उपभेद। भेद का मतलब यह हुआ जैसे कि ये जो द्वंद्व समास है ये समास का ही एक भेद है, और द्वंद्व समास के जो भेद है तो वो हो गए आपके उपभेद। ठीक है, तो देख लेते हैं भेद या उपभेद। द्वंद्व समास के मुख्यतः 3 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला इसका उपभेद है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व का मतलब होता है जहाँ पर समान महत्व के शब्द हमको मिलते हैं। ठीक है, समान महत्व के शब्द मिलते हैं मतलब जिनका पहला पद और दूसरा पद दोनों का महत्व समान हो। ठीक है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर माता और पिता। ठीक है, माता और पिता दोनों का महत्व समान है। ठीक, फिर हमने देख लिया पाप पुण्य। तो पाप और पुण्य दोनों का भी महत्व समान है। इसको अगर विक्षेप करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माता पिता है, तो यहाँ पर इसको हम विक्षेप करेंगे तो यहाँ पे निकलेगा और। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने देखा माता और पिता, पाप और पुण्य, इस तरीके से बहुत सारे हमको उदाहरण मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि और का लोप हो रहा है और दोनों पदों में समानता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है समाहार द्वंद्व।
समाहार द्वंद्व का मतलब होता है कि जो ये पद हैं, पद के अतिरिक्त, मतलब इनका जो अर्थ है वो तो है ही, इसके अतिरिक्त इन्हीं के जैसा बिल्कुल दूसरा अर्थ होगा, तो वहाँ पर होगा समाहार द्वंद्व। कैसे होगा देखते हैं। जैसे ये रोटी है, ठीक है, रोटी है और दाल है, ठीक है, यहाँ पर रोटी का भी अपना अर्थ है, दाल का भी अपना अर्थ है, लेकिन इन दोनों का एक समान अर्थ ये भी है कि ये दोनों भोजन की ही सामग्री है, ठीक। तो ये हमारा हो गया रोटी दाल और रुपया पैसा, ये रुपया हो गया, ये पैसा हो गया, लेकिन इन दोनों का अर्थ ये है कि ये संपत्ति के ही बारे में आते हैं, दोनों धन ही हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देख लिया रोटी और दाल, रुपया और पैसा, इनके बीच में योजक चिन्ह मिल गया, और इनका अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर और मिलेगा, और जब हम इसको देखेंगे यहाँ पर और का लोप है, ठीक है, विग्रह करने पर और मिलेगा, रोटी और दाल, रुपया और पैसा। अगला देख लेते हैं वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व का मतलब होता है विरोधी भाव वाले शब्द, जैसे कि एक दूसरे के जो विरोधी होते हैं, जैसे कि भला बुरा, छोटा बड़ा। यहाँ पर हमको जब इनका विग्रह करेंगे तो यहाँ पर विग्रह करने पर हमको क्या मिलेगा, या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर या का लोप मिल गया हमको यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर देखा भला या बुरा, ठीक है, छोटा या बड़ा, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी भाव शब्द हैं। तो आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। वैसे इतना ज़्यादा डीपली पूछा नहीं जाएगा, लेकिन समझ लेते हैं। तो आइए अगला हम देखेंगे समास बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की परिभाषा देख लेते हैं, क्या होती है बहुव्रीहि समास की परिभाषा। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास का मतलब होता है इसका ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास में कोई एक अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। इसका ना तो पहला पद प्रधान है और ना ही दूसरा पद प्रधान है, इसका कोई एक अन्य तीसरा पद प्रधान है। जैसे और इसमें ज़्यादातर हमको शब्द ऐसे मिलेंगे जो पर्टिकुलर एक ही होते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं दशमुख, इसको अगर हम देखेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे सामने 10 हैं मुख जिसके, ठीक है। इसको दशानन भी बोलते हैं, आनन का मतलब भी मुख ही होता है, ठीक है। तो 10 मुख मतलब 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण तो एक ही है। तो इसलिए इसमें ज़्यादातर ऐसे उदाहरण हमको मिलेंगे जो हमारा पर्टिकुलर एक ही होगा। और बहुव्रीहि समास के बहुत सारे उदाहरण हैं, दशमुख हो गया, दशानन, दशमुख एक ही है, और लंबोदर हो गया, चतुर्भुज हो गया, इस तरीके से इसमें बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। तो यहाँ पर आइए हम लोग देख लेते हैं बहुव्रीहि समास के भी कुछ भेद हैं। अब आइए हम देख लेते हैं बहुव्रीहि समास के उपभेद। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर समान अधिकरण बहुव्रीहि समास। तो इसमें क्या है, समान विभक्ति वाले शब्द, ऐसे शब्द जो विभक्ति में समान होते हैं, जैसे चतुर्भुज यानी कि 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, ठीक है। दशमुख 10 है मुख जिसके, यानी कि रावण। लंबोदर लंबा है उदर जिनका, यानी कि गणेश जी, ठीक है। अगला देखते हैं व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। इसमें क्या है, इसमें जैसे कि असमान विभक्ति वाले शब्द, जैसे कि चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिनके, चंद्र अलग हो गया, शिखर अलग हो गया, चंद्र है शिखर पर जिनके, यानी कि शंकर जी, ठीक है। वीणा पाड़ी, वीणा पाड़ी का मतलब हाथ में वीणा, मतलब वीणा है हाथों में जिनके, यानी कि सरस्वती। गिरिधर, गिरि का मतलब होता है पर्वत या पहाड़, पर्वत या पहाड़ को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। अगला देख लेते हैं तुल्ययोग बहुव्रीहि समास। इसमें क्या है, जिसका पहला पद सहबोधक हो। सहबोधक का मतलब जैसे सचेत, सबल, सपरिवार। सचेत चेतना के साथ, सबल बल के साथ, सपरिवार परिवार के साथ। अगला देख लेते हैं व्यतिहार बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है, घात प्रतिघात सूचक पद होते हैं, जैसे कि विरोधी, एक दूसरे के, जैसे बाताबाती, बातों बातों में झगड़ा होना, मुक्का मुक्की, मुक्कों से झगड़ा होना, लड़ाई झगड़ा होना, लाठा लाठी मतलब लाठियों द्वारा झगड़ा होना, मतलब एक दूसरे पर घात प्रतिघात शब्द हो। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर द्वंद्व समास के कुछ भेद और बहुव्रीहि समास के कुछ भेद। तो दोस्तों ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पर इस तरीके से उदाहरण देख लेंगे, बस समझ लेते हैं, बस ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाए एग्ज़ाम में। तो आइए देख लेते हैं कुछ लाइनें जिसमें उसके समास के सारे समास और उसके जो लोप वाले चिन्ह हैं सभी एक साथ दिख जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं द्वंद्व में और का लोप होता है, ठीक है।
द्विगु में गणना पद करना होता है, यानी कि पहला पद संख्यावाचक हो। कारक चिन्ह किसमें छिपते हैं? तत्पुरुष समास में। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय रहता है, ये सब हम पहले ही देख चुके हैं। बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान रहता है और कर्मधारय में विशेषण होता है। ठीक है, पहला पद विशेषण होता है। तो इस तरीके से हम आसानी से देख लेंगे कुछ ही लाइनों में सारे समास और उनके ये सारे गणना पद और अव्यय और ये विशेषण, सारे ये चिन्ह और समास एक साथ आसानी से देख सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो ये लाइनें नोट कर सकते हैं एक साथ, इसमें सारे समासों को हम एक साथ देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।